आज की वीडियो में आपका स्वागत। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सौरमंडल की गठन कैसे हुई। सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में सभी को कुछ ना कुछ ज्ञात होगा और हमारी पृथ्वी इस सौरमंडल का एक ग्रह है ये भी पता होगा। तो सौरमंडल के गठन को जानने से पहले ये जानेंगे कि सौरमंडल में क्या क्या है। जैसे आप सभी को पता है 1 सन, 8 प्लैनेट्स एंड सम एस्टेरॉयड, कॉमेट एंड मून्स से यह सौरमंडल की गठन हुई है। यह सभी की गठन करीब 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ है। ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, जिसे आकाशगंगा भी कहते हैं। तो अब हम सौरमंडल की सृष्टि के बारे में जानेंगे। तो पहले ये सौरमंडल में सूरज की गठन हुई और उसके बाद धीरे धीरे 8 ग्रह की गठन हुई। अब हम सूरज की सृष्टि को समझेंगे। तो ये विशाल चमकता हुआ सूरज की सृष्टि गैस और धूल का एक विशाल बादल से हुआ है, जिससे सोलर नेबुला यानी कि सौर निहारिका कहा जाता है। उस विशाल बादल जो कि गैस और धूल से गठित हुआ था, उस विशाल बादल की कोलैप्स हुई यानी कि ब्रेकडाउन, मतलब कि टूट बिखर गए अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। तो ये कोलैप्स कैसे हुआ? ये माना जाता है कि इस कोलैप्स का कारण एक शॉक वेव यानी कि आघात तरंग है, जो कि आसपास की सुपरनोवा से आया था। यहाँ दो सवाल होता है। एक, उस विशाल बादल का नाम सोलर नेबुला क्यों हुआ, और इस सुपरनोवा का मतलब क्या होता है? सोलर नेबुला, नेबुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि क्लाउड, और उसी क्लाउड से सन एंड सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, इसीलिए सोलर नेबुला रखा गया है। और सुपरनोवा इज द पावरफुल एंड लुमिनस एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार, यानी कि एक तारा का विस्फोट होना। तो आप इमेजिन करो कि एक तारा जब फटेगा तो वो कितना पावरफुल और लुमिनस, मतलब कि 4 दिशा में रोशनी दूर दूर तक फैल गया होगा। ये स्टार का विस्फोट होना दो ही कारण हो सकता है। जब किसी स्टार का लाइफ की एंड स्टेज आ जाए, उसकी अंतिम समय में हो सकता है, और ये विस्फोट मुख्यतः बिग स्टार लगभग 8 टाइम जितना बड़ा हमारी सूरज से उन्हीं स्टार का होता है। तो ये होता कैसा है? देखो, जब एक स्टार का कोर आयरन से भर जाता है तब ये फ्यूजन को झेल नहीं पाता और विस्फोट होता है अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। स्टार की कोर में हुई कोलैप्स के कारण एक आउटवर्ड स्ट्रोक वेव क्रिएट करता है, यानी कि आघात तरंग, जो कि सेंटर से बाहर की तरफ ट्रैवल करती है, और उसके कारण तारा का आउटर लेयर व बाहरी परत विस्फोट होता है यानी कि फट जाता है। और दूसरी वजह, जब एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार, ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मतलब होता है कि मरा हुआ तारा यानी कि डेड स्टार, जिसका कोर बहुत ही गर्म और ये बहुत हार्ड होता है। तो जब एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार की मास बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये एक्सप्लोजन होता है। तो उसकी मास कैसे बढ़ती है? फास्ट, जब व्हाइट ड्वार्फ कंपेनियन स्टार से मटेरियल खींचता है, यानी कि आपस में मास की ट्रांसफर होती है, और दूसरी दो व्हाइट ड्वार्फ मर्ज होते हैं यानी कि टकराव होकर एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, इससे मास की बढ़त होती है। उसके बाद जब उसकी मास बढ़ता है और जब उसकी मास अत्यधिक हो जाता है, मतलब कि उसकी लिमिट से अधिक हो जाता है, तब न्यूक्लियर फ्यूजन की आरंभ होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उग्र रूप से विस्फोट होता है और व्हाइट ड्वार्फ एंटायरली तबाह हो जाता है। तो ये एक्सप्लोजन हो सकता है, और ये एक्सप्लोजन के कारण उसमें से निकला आघात तरंग शॉकवेव, जो कि सोलर नेबुला को ब्रेकडाउन किया। उस विशाल बादल की ब्रेकडाउन होने के बाद उस बादल की ग्रेविटी ज़्यादा मटेरियल्स को सेंटर की तरफ खींचा, और उसके बाद बहुत जोर से समतल यानी कि फ्लैट होकर घूमना चालू हुआ और एक चक्र में परिणत हुआ। उस चक्र की सेंटर में प्रोटोस्टार की धीरे धीरे निर्माण हुआ। प्रोटोस्टार यानी कि स्टार का फॉर्मेशन की मूल स्टेज को ही प्रोटोस्टार कहते हैं। उस प्रोटोस्टार की कोर यानी कि सेंटर गर्म, घनत्व और कठिन होने लगा, और वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर
बहुत ही ज़्यादा था। इतना अधिक था कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन को आरंभ करने के लिए काफ़ी था। इस न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ कि बहुत सारे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी हीलियम न्यूक्लियस बनाती है और इसमें अधिक परिमाण से ऊर्जा निकलती है और सूरज का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे कि प्लैनेट्स की सृष्टि कैसी हुई। ये आपको पता लग चुका है कि उस चक्र के सेंटर में सन का सृष्टि हुआ और उस चक्र में जो धूल थे, यानी कि उस चक्र तो फैला हुआ था ना, सेंटर में तो सूरज का सृष्टि हो गया और बचा हुआ जगह में जो धूल थे ग्रेविटी के कारण आपस में टकराव हुई, उसके कारण आपस में चिपकना चालू हुआ और बड़ा बड़ा गुच्छों में परिणत हुए, मानो कि सॉलिड सब्सटेंस में परिणत हुए, यानी कि जैसे पत्थर की तरह ये गुच्छे बढ़ना चालू हुआ और लार्ज बॉडी में कन्वर्ट हुए, जिसकी व्यास करीब 10 किलोमीटर और उससे ग्रहाणु कहा गया। उस ग्रहाणुओं का आपस में टकराना चालू हुआ और एक दूसरे में लीन हो गए। ये प्रक्रिया और भी तेज होता गया क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये अधिक मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचा। एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी मास एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये ग्रहाणु जितना बढ़ता गया उसकी मास बढ़ने लगा और इससे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ा और अधिक मटेरियल्स को खींचकर ग्रह में परिणत हुआ। सूरज के करीब उस चक्र की भीतर क्षेत्र में रॉकी यानी कि चट्टान और मेटालिक यानी कि धातु से प्लैनेट की गठन हुई, जो साइज में छोटे थे, जिससे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। इसके अंदर 4 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स आते हैं और बाहर यानी कि सूरज से उस चक्र की दूरी जितनी अधिक हो उतनी अधिक ठंडा और इससे आइस और गैस से बड़े प्लैनेट की सृष्टि हुई, जिससे जायंट प्लैनेट कहते हैं। इसके अंतर्गत भी 4 प्लैनेट आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले एस्टेरॉयड, कॉमेट एंड मून्स के बारे में अब हम जानेंगे। एंड फर्स्ट एस्टेरॉयड। मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। ये एस्टेरॉयड क्या है? ये बचा हुआ पत्थर है। सोलर सिस्टम में पत्थर आपस में टकराकर प्लैनेट हुई। बचे हुए पत्थर को एस्टेरॉयड कहते हैं। कॉमेट्स, इसकी उत्पन्न ऊट क्लाउड और क्यूपर बेल्ट में होता है। ऊट क्लाउड क्या है? ये एक थियोरेटिकल स्फेरिकल सेल यानी कि गोलाकार सेल है जो ट्रिलियंस ऑफ आइस ऑब्जेक्ट से गठित हुआ है और सोलर सिस्टम को घेरा हुआ है। और मून, हमारी जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो मून है, उसकी सृष्टि कैसी हुई? साइंटिस्ट का मानना है जब यंग अर्थ से यानी कि हमारी अर्थ की यंग स्टेज में एक मंगल ग्रह जितना बड़ा ग्रह जिसका नाम तेरिया की टकराव हुई, इससे मून की सृष्टि हुई। आज के वीडियो उतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।